नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब बीजेपी का मिशन साउथ की बात होगी। भारत राममय है, या यूं कहें कि पूरा उत्तर भारत राम नाम का गुणगान कर रहा है। यानी 2024 के पहले राम के नाम पर उत्तर भारत बखूबी सद रहा है। लेकिन चुनाव सिर्फ उत्तर का नहीं बल्कि दक्षिण का भी है, और इसलिए दक्षिण भारत की 131 सीटें 303 के लक्ष्य को भेदने के लिए अहम है। यह बीजेपी बखूबी समझती है। इस एजेंडे को पूरा करने के लिए बीजेपी उत्तर के साथ मिशन दक्षिण पर भी काम शुरू कर चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री का दक्षिण के मंदिरों का दौरा यह बताने के लिए काफी है कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर दक्षिण में भी विपक्ष की घेरेबंदी पर काम शुरू कर चुकी है। हालांकि मुद्दे और भी है, क्योंकि इस बार फाइट बड़ी भी है और कड़ी भी, खासकर दक्षिण के लिहाज से अगर देखा जाए तो। आज देखिए बीजेपी का मिशन दक्षिण। ये मोदी का भक्त वाला अवतार है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ये मोदी का सनातन प्रेम है। ये दक्षिण में मोदी की राम भक्ति है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आंध्र प्रदेश केरल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में बैठकर पीएम मोदी ने राम भजन भी किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पीएम मोदी वीरभद्र मंदिर में ऐसे समय में पहुंचे जब 6 दिन बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी। इससे पहले 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान भी पीएम मोदी कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उनकी ये लेपाक्षी यात्रा नासिक में श्री कला राम मंदिर के दौरे के बाद हो रही। कुछ दिन पहले पीएम मोदी नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित पंचवटी पहुंचे थे। उन्होंने कला राम मंदिर में पूजा अर्चना की और मराठी में रामायण से भगवान राम के अयोध्या आगमन से जुड़े श्लोक सुने। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम। वीरभद्र मंदिर दर्शन के साथ ही पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा शुरू हो गया। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर करीब 486 साल पुराना। मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे, जिसमें से एक खंबा जमीन से जुड़ा नहीं, वो रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। रामायण में भी इसका खास महत्व है। दरअसल जब रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था तो उससे युद्ध के बाद जटायु घायल होकर यहीं गिर पड़े थे। मरते हुए जटायु ने भगवान राम को बताया था कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया, और इसी के बाद भगवान राम ने जटायु को मोक्ष दिया था। साथियों, यहां आने से पहले मुझे पवित्र लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर जाने का सौभाग्य मिला है। मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स और नारकोटिक्स यानी NACIN ऑफिस का उद्घाटन भी किया। साथ ही कहा कि इससे गुड गवर्नेंस में मदद मिलेगी। नैसिन का रोल देश को
एक आधुनिक इकोसिस्टम देने का है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो देश में व्यापार कारोबार को आसान बना सके, जो भारत को ग्लोबल ट्रेड का अहम पार्टनर बनाने के लिए और फ्रेंडली माहौल बना सके। कहते हैं सृष्टि में कण कण में भगवान है, लेकिन जब बात सियासत और वोट बैंक की आती है तो भगवान का भी बंटवारा हो जाता है। मंदिर और देवी देवताओं के नाम पर सियासी दल अपनी अपनी राजनीति करते हैं। विधानसभा चुनावों में हिंदुत्व और राम नाम का सियासी शोर खूब सुना गया और अब 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर मंदिरों पर राजनीति तेज होने लगी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत का किला फतेह करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली। दिल्ली की जंग में दक्षिण भारत की 131 सीटों का अहम रोल है और दक्षिण भारत में बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन कहीं ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन साउथ शुरू कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व वे सभी दक्षिण के जो हैं राज्य, उनमें जो प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन वहां जाकर के या मंदिरों में जाकर के अपनी उपस्थिति जता करके वहां प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा को अच्छा खासा वहां मतदाताओं का समर्थन मिले ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में वे इसका लाभ उठा सकें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आंध्र प्रदेश केरल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में बैठकर पीएम मोदी ने राम भजन भी किया। पीएम मोदी वीरभद्र मंदिर में ऐसे समय में पहुंचे हैं जब 6 दिन बाद ही अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान भी पीएम कर रहे हैं। उनकी ये लेपाक्षी यात्रा नासिक में श्री कला राम मंदिर के दौरे के बाद हो रही। जानकारों का मानना है कि मोदी की निगाहें दक्षिण के 131 लोकसभा सीटों पर हैं और यही वजह है कि उन्होंने ऑपरेशन साउथ शुरू कर दिया है। क्या इससे 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा? तो अयोध्या से जो राम नाम की डोर निकल रही है, दरअसल उसी डोर से, उसी सूत्र से पूरे दक्षिण को भी बांधने की तैयारी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए दक्षिण भारत खासा अहम हो जाता है। इसके पीछे वजह है कि उत्तर भारत में लोकसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब तक कर चुकी है। उत्तर भारत में बीजेपी के पास अब लोकसभा की सीटें और बढ़ाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है, संभावना नहीं है, क्योंकि यहां बीजेपी सैचुरेशन की स्थिति पर कम से कम पहुंच ही चुकी है। अब बीजेपी को यह भी एहसास है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो पार्टी की हार हुई उसके चलते तेलंगाना में बीजेपी को नुकसान हुआ। दक्षिण भारत बीजेपी के लिए बंजर भूमि में कमल खिलाने के बराबर है, क्योंकि दक्षिण के अधिकतर राज्यों में गैर बीजेपी की सरकारें हैं। तो चलिए अब देखिए दक्षिण भारत में कुल जो 130 सीटें लोकसभा की सीटें हैं उस पर बीजेपी का फोकस कहां, कितनी सीटों पर है, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए कितनी सीटें कौन से राज्य से आती है ये समझिए, क्योंकि अब तक आप ये जरूर समझ गए कि मिशन दक्षिण क्या है, लेकिन कहां से कितनी सीटें और फोकस किस प्रकार का रहने वाला है। राज्य देखिए, कर्नाटक सीटें 28, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं, केरल में 20 हैं, दमन दीव यहां पर एक ही सीट है महज। और सबसे पहले अगर ये 28 सीटों की हम बात करें कर्नाटक की, तो 28 में से पिछली बार 25 पर बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2019 के प्रदर्शन के लिहाज से आपको समझाते हैं। देखिए कुल 28-25 बीजेपी के खाते में 51.38% ये वोट शेयर रहा था बीजेपी का। तेलंगाना आप देख सकते हैं 17 सीटें हैं, 4 बीजेपी के खाते में गई। कर्नाटक का नुकसान हुआ, बीजेपी ने यह माना। तेलंगाना में 19.65% वोट शेयर, हालांकि यहां पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था। वोट शेयर कितना था? 19.65। तमिलनाडु देखिए, यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई बीजेपी, जबकि यहां पर अच्छी खासी सीटें आती हैं। कुल मिलाकर के 39 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वोट परसेंट जिस प्रकार का बीजेपी का रहा वो देखिए 3.66%। बीजेपी ने यहां पर 5 उम्मीदवार उतारे थे,
एक भी सीट बीजेपी को नहीं आई थी और उसका वोट शेयर भी बहुत ज्यादा कम था। यानी बीजेपी की राहें ज्यादा मुश्किल हैं दक्षिण में। अब इसके बाद ये 3 राज्य आपने देखी, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। अब 3 और राज्य आपको दिखाते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल, ये दोनों जगह जहां पर प्रधानमंत्री का पहुंचना हो रहा है, 2 दिवसीय दौरा। देखिए, 25 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। एक भी सीट आंध्र प्रदेश से बीजेपी अपने खाते में नहीं डाल पाई। लोकसभा चुनाव में 25 सीटों वाले इस राज्य में वाईएसआर कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। टीडीपी के खाते में 3 सीटें गई थी। यहां बीजेपी का वोट शेयर आप देख सकते हैं 0.96%। जो सत्ता में आने वाली बीजेपी का आंध्र में बुरा हाल था। पीएम के यहां पहुंचने का एक कारण यह भी है, इस लिहाज से समझिए। अब आगे देखिए, केरल 20 सीटें कुल मिलाकर के आती हैं और यहां पर एक भी सीट केरल में हाथ नहीं लगी बीजेपी के। वोटिंग परसेंट कितना था? वोट शेयर था 12.93%। इसके बाद देखिए, दमन दीव है, एक ही सीट आती है। ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी, उस पर जीत मिली थी, अच्छे वोट परसेंट के साथ जीत मिली थी। 42.98% वोट परसेंट था। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर हम देखें तो बीजेपी दक्षिण में 29 जो संसदीय सीटें हैं वो जीत पाई थी। कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। क्षेत्रीय दलों के खाते में सबसे ज्यादा 74 सीटें आई थी और इसमें ज्यादातर गैर बीजेपी दल ही हैं। उसमें भी क्षेत्रीय दलों ने जो 74 सीटें जीती थी, वाईएसआर 25, डीएमके 20 और बीआरएस 9 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। और ऐसे में साफ है कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का पलड़ा कमजोर नजर आता है और यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार अब दक्षिण पर भी फोकस कर रहे हैं, उत्तर के साथ साथ। 2024 में दक्षिण राज्य बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए पीएम मोदी ने नए साल की शुरुआत दक्षिण भारत के राज्यों से की। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने गारंटियों का दम भरा था, तो पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्यों में मोदी की गारंटियों का बिगुल फूंक दिया। I now request the Honorable Prime Minister to formally inaugurate the Palasamudram campus. अपने दक्षिण के दौरे में पीएम मोदी ने तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने तीनों जगहों पर हजारों करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1,150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने केरल में रोड शो के जरिए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर करारा हमला किया था। वहीं आंध्र प्रदेश में दौरे पर भी उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स और नारकोटिक्स यानी NACIN ऑफिस का उद्घाटन किया। आजादी के बाद का इतिहास देखा जाए तो शुरुआती दौर में कांग्रेस का तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, संयुक्त आंध्र प्रदेश में जबरदस्त तरीके से वर्चस्व था। हालांकि वक्त के साथ कांग्रेस की यह पकड़ कमजोर होती गई। केरल में सबसे पहले कम्युनिस्ट दलों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया। फिर तमिलनाडु में डीएमके और AIADMK ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया। इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस जैसे क्षेत्रीय दल ही पनपे। इसी तरह कर्नाटक में जेडीएस एक ताकत है। मौजूदा समय में भी केरल में लेफ्ट की अगुवाई वाली LDF गठबंधन का कब्जा है, तो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस का दबदबा है। कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जिस तरह से क्षेत्रीय दलों का सफाया हुआ है, उससे बीजेपी को अपनी जड़ें जमाने की उम्मीद भी दिख रही है। जहां तक दक्षिण के क्षेत्रीय दलों का प्रश्न है, चूंकि क्षेत्रीय दलों के जो मुद्दे होते हैं वो क्षेत्रीय ही होते हैं और लोकसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए बीजेपी का ये दांव सफल होने वाला है और दक्षिण में बहुत व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ेगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद भारत में दक्षिण के जनमानस में बहुत परिवर्तन आएगा, जो कि वोटों पर प्रभाव डालेगा। तो जाहिर है भाजपा का दक्षिण में इस बार कमाल दिखाने का इरादा है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 5 दक्षिणी राज्यों की कम से कम 40 से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। और पहले आपने देखा है कि 29 सीटें पिछली बार आई थी और अब 40 से 50 का लक्ष्य है। ऐसे में क्या है बीजेपी का दक्षिण वाला प्लान? अब आइए वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। जो सबसे बड़ी तैयारी है वो देखिए, 5 राज्यों में मोदी करेंगे बम्पर रैलियां। यानी बीजेपी ने 130 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली कहां कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर करवाने की तैयारी की है और इसकी शुरुआत नए साल के साथ हो भी चुकी है। मोदी लगातार आप देख भी रहे हैं आंध्र और केरल के दौरे पर भी है, दक्षिण का दौरा लगातार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप का दौरा किया था, उसके बाद अब आंध्र
प्रदेश और केरल के 2 दिन के दौरे पर हैं। यानी कि बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे दक्षिण को साधने में जुटी है और उसे उम्मीद है जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में मोदी मैजिक का फायदा मिलता है उसी तरह दक्षिण में भी मिल सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी तैयारी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दक्षिण में एकला चलो रोय की रणनीति पर काम करना, यानी इस बार किसी के साथ गठबंधन में बीजेपी नहीं जाएगी, ये तय है। फोकस अकेले चुनाव मैदान में उतरने का है। तमिलनाडु में इस बार सीन कुछ अलग होगा। बीजेपी का दक्षिण में जो सहयोगी रहे हैं AIADMK उनके साथ नहीं है, क्योंकि पिछले साल ही एनडीए से नाता टूटा। तो भाजपा इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। और अगर हम केरल की बात करें तो यहां भाजपा दोनों पार्टियों कांग्रेस और वाम से सीधा टकराव के मूड में है। बीजेपी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और कानून व्यवस्था का मुद्दा भी लगातार उठा रही है और केंद्र में बीजेपी की जो योजनाएं हैं उनका हवाला देकर दक्षिण में जीत के गणित को सुधारने के प्लान पर काम कर रही है। अब आइए जल्दी से आपको तीसरा पॉइंट भी दिखाते हैं, आगे देखिए। तीसरा पॉइंट है तेलंगाना में बीआरएस के हार का फायदा। जी हां, ये बीआरएस साथ आने वाले थे, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के पहले, लेकिन यहां पर इनकी हार का फायदा जब सत्ता खिसकी है बीआरएस के हाथ से तो बीजेपी को अपने उभरने का मौका इसमें नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अमित शाह ने पिछले दिनों तेलंगाना के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। बीजेपी को दरअसल ये लग रहा है कि कांग्रेस को जैसे उसने पूर्वोत्तर के राज्यों में घेर रखा है, ठीक वैसे तेलंगाना में कांग्रेस को घेरा जा सकता है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ भी तैयारी है। कैसे, वो भी आपको दिखाते हैं। अमेठी के बाद यहां पर भी घेरने की तैयारी। देखिए क्या होगा, केरल में राहुल गांधी की, खासकर राहुल गांधी पर फोकस होगा, उनको घेरने की तैयारी होगी। केरल में राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी है, ऐसी खबरें हैं। और माना जा रहा है कि वायनाड में पीएम मोदी बीजेपी के समर्थन में खुद रैलियां करेंगे, जिससे राहुल के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश होगी। और अगर इसमें बीजेपी को सफलता मिलती है तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि फिर यह दक्षिण में बीजेपी की बड़ी जीत मानी जाएगी। यानी कि बीजेपी इस बार दक्षिण में अपना पूरा जोर लगाने के फिराक में है, क्योंकि उत्तर भारत में लोकसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी है और इसलिए दक्षिण बीजेपी की जीत की नई दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकता है। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में फिलहाल बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।